हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 5 मार्क्स का है, तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आपको आएगा 5 मार्क्स में, एक प्रॉब्लम भी आएगा, उसके साथ और में कुछ थ्योरी भी आएगा। तो इसके लिए आपको ये 5 मार्क्स कंफर्म करने के लिए जरूर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करके जाना चाहिए, है ना। तो आपको क्या काम करना है, हमारे साथ साथ में आज जो लेक्चर हम करेंगे ये हमारा फर्स्ट लेक्चर ही है इसके ऊपर। तो आज जो हम लेक्चर देंगे आपको, डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना है आपको और साथ साथ में करते रहना, तो आपको बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम दे आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम थियोरेटिकल पार्ट भी आपको समझाएंगे और नोट्स भी दे देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में हम प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जो थियोरेटिकल पार्ट भी आपको देंगे उसी के अंदर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है भाई, तो आपका काम क्या है, हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। और एक काम है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो जरूर वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है भाई, चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ये चैप्टर बहुत बच्चे का रिक्वेस्ट था, तो इसलिए हमने कोशिश की है उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है चैप्टर में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? A cash flow statement is a financial statement which shows actual cash inflow and outflow of cash and cash equivalent of a business during a particular accounting period। मतलब एक साल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो हुआ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आया, और कितना कैश फ्लो, कैश मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन में से बाहर गया, ये एक साल में कैसे हुआ है, कैसे ये फ्लो हुआ है, वो आपको हम इस मतलब वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है, हाउ कैश इज जनरेटेड, मतलब कैसे कैश जनरेट होके आपके पास आ रहे हैं, एंड हाउ इट इज यूज्ड, जो कैश आपके पास जनरेट होके आए हैं उसको किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के द्वारा पैसा आपके पास आ रहा है एंड कैसे उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। हर किसी में कैसे आपका इनफ्लो भी हो रहा है और आउटफ्लो भी हो रहा है, कैसे हो रहा है इसी स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा। ठीक है भाई, तो दिस स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज रिवाइज जो हुआ है, इशूड बाय ICAI। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो लोग बंगाली में लिखने वाले हैं उसके लिए बंगाली नोट्स भी हमने दे दिए हैं यहाँ पे। যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য আমি বাংলায় নোটও দিয়ে দিয়েছি। নোট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, তোমরা নোটগুলো कॉपी করে রাখो, পরীক্ষার জন্য भीषण ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो नोट्स हमने दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इसी के अंदर ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप लोग ये नोट्स को जरूर कॉपी करें और पढ़ ले एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। फिर नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें चाहिए, करना क्यों चाहिए, चलिए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो सोर्सेस ऑफ कैश, है ना। सोर्सेस ऑफ कैश जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए। द कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेस फ्रॉम व्हिच कैश इज रिसीव्ड, जहां से आपका कैश घर में आ रहे हैं। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं कि सोर्स क्या है, किसके मतलब कहां से आपके पास घर में पैसा आ रहे हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दीज सोर्सेज में इंक्लूड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो सकता है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इशू ऑफ शेयर हो सकता है, या लोन टेकन हो सकता है। ये चीज आपको कहां दिखेगा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखेगा। सो नोइंग द सोर्स ऑफ कैश helps the management understand how the business generates cash and whether it depends mainly on operations or external financing। जो कैश आपके पास आ रहे हैं वो कहां से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है जानने में। ठीक है भाई, चलिए बंगाली में भी है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और क्या होता है, क्या क्यों बनाते हैं ना। नेक्स्ट नंबर 2 है
टू नो यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ कैश, है ना, कहाँ से ये कैश जो हमारे पास जनरेट होके आए हैं, सोर्स से जो आए हैं कैश, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उसको, वो आपको समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो शोज हाउ द कैश हैज बीन यूटिलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, किस तरह से आप कैश को यूज किए हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ एसेट्स या रिपेमेंट ऑफ लोन, कहाँ कहाँ आपने खर्चे किया, डिविडेंड पे किया आपने या इंटरेस्ट पे किया, कहाँ कहाँ पे खर्चे किए हैं, ये चीज़ आपके पास सामने जरूर आपको दिखेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट वेदर कैश हैज़ बीन यूज प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली, जो कैश हमारे पास आ रहा है, जो जनरेट होके आ रहा है, वो प्रॉपर तरीके से हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये समझ में आएगा मैनेजमेंट को इस स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जरूर आप इसको कॉपी करें। टू एसेस लिक्विडिटी, है ना, जो टू एसेस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म जो लोन वगैरह, शॉर्ट टर्म जो आपको जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, लायबिलिटीज जो भी पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म में, तो उनका वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं, वो समझ में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा, आपको समझ में आता है, मतलब मैनेजमेंट को समझ में आता है। So the cash flow statement helps to assess whether the firm has sufficient cash to pay creditors, wages, rent, taxes, etc. जो पे करना है, ये पेमेंट करने का क्षमता है कि नहीं, ये समझ में आता है मैनेजमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। सो a business may earn profit but still face इन लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, होता है, प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन लिक्विडिटी मतलब लिक्विड कैश उनके हाथ में नहीं होता है, which can be identified through this statement, जो ये स्टेटमेंट के थ्रू सामने आता है। ठीक है भाई, जो लोग साम्स नहीं कर पाएगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उसको कंफ्यूज लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो थ्योरी जो नोट्स हम दे रहे हैं उसको जरूर कॉपी करें, स्क्रीनशॉट करके रखें, बाद में उसको पढ़े, कॉपी कर ले अपना कॉपी में, क्योंकि उनके लिए थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी यहाँ से ही आपका एग्जाम में जरूर आएगा, कोई ना कोई थ्योरी आपको एग्जाम में आएगा इसी में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू हेल्प इन कैश प्लानिंग एंड बजटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स प्लानिंग ऑफ फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा समझ में तो आता है कहाँ कहाँ पे क्या पे करना होगा, कितना कैश हाथ में है, तो फिर इसको एनालाइसिस करके ये जो मैनेजमेंट है वो बजट कर पाते हैं कि फ्यूचर में प्लान कर पाते हैं फ्यूचर में कितना कैश का रिक्वायरमेंट हो सकता है। बाय एनालाइजिंग past cash flows, management can estimated future flows and outflows, inflows and outflows। past जो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसको स्टडी करके ये इनको समझ में आएगा कि फ्यूचर में कैश फ्लो कैसे होगा, उसका एक अंदाजा उनको मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन कुछ तो अंदाजा मिल ही जाएगा, उसके आधार पे आगे काम कर पाएंगे। सो इट दिस हेल्प कैश बजट बनाने के लिए जरूर हेल्प करेगा। ठीक है, जो अवॉइड कैश बजट अगर हम बनाएंगे तो अवॉइडिंग सिचुएशंस ऑफ कैश शॉर्टेज और एक्सेस आइडल कैश, कैश एक्स्ट्रा भी हाथ में नहीं रहेगा, आइडल कैश भी नहीं रहेगा और शॉर्टेज भी नहीं होगा अगर हम पहले से एक कैश बजट बना के रख सकते हैं तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या है, इवैल्यूएट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज हाउ मच कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना कैश जनरेट कर पा रहा है, ये समझ में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा। दिस हेल्प्स इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कोर बिजनेस ऑपरेशन। जो कोर बिजनेस हमारा मेन जो ऑपरेशन है उसका एफिशिएंसी कितना अच्छा है, कम है, बुरा है, क्या है, वो चीज आपको समझ में आएगा कि कितना कैश वो जनरेट करके हमें दे रहे हैं। ठीक है भाई, सो if operating activities generate sufficient cash, the business is considered financially sound। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के द्वारा अगर सफिशिएंट कैश आपके पास आता है तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस एक साउंड कंडीशन, फिनेंशियली साउंड कंडीशन में है। ठीक है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। चलिए, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो, लगभग जो ऑब्जेक्टिव है उसके नजदीकी होगा, इंपॉर्टेंस भी आपका वही है जो लगभग। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजफुल फॉर मैनेजमेंट का अलग अलग डिसीजन लेने में जरूर इसको यूज करते हैं। अभी आपको बताया जैसे मैनेजमेंट फॉर द मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल, है ना।
सो इट हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड अबाउट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसी एंड डे टू डे कैश मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में डिसीजन लेने में इसको हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड पे डिविडेंड, है ना। कोई भी इन्वेस्टर्स है उसका क्या मेन मोटो होगा, भाई हमें डिविडेंड कितना पे कर पाएगा, कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं बिजनेस से, ये चीज़ उसको देखना है, तभी जाके वो इन्वेस्ट करेगा। तो उसके लिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट काम आएगा, है ना, यूज करने से उसको फायदा मिलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स बेटर इनसाइट देन प्रॉफिट फिगर, क्योंकि प्रॉफिट देख कर आपको नहीं पता चलेगा कि उनका लिक्विडिटी कंडीशन क्या है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें ये चीज़ आपको समझ में आएगा, क्या फिनेंशियली कितना स्ट्रेंथ है कंपनी का कंडीशन, वो समझ में आता है। यूजफुल फॉर क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, है ना। जैसे क्रेडिटर्स एंड बैंक्स यूज द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू जज द फर्म्स लोन रिपेमेंट कैपेसिटी। जो क्रेडिटर्स है जो लोन देते हैं वो देखना चाहेंगे ना भाई कि भाई हमें लोन चुकाने का उनका क्षमता है कि नहीं। वो चीज़ कैश फ्लो से समझ में आता है कि लोन चुकाने का क्षमता उनका है या नहीं। सो रेगुलर पॉजिटिव कैश फ्लो इंक्रीजेज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। रेगुलर अगर कैश फ्लो अगर पॉजिटिव होता रहेगा तो ये क्रेडिट वर्दीनेस बिजनेस का बढ़ेगा, क्योंकि वो लोन चुकाने का क्षमता उसका अच्छा रहेगा, है ना, सही रहेगा, ये समझ में आएगा उनको। चलिए और क्या है, शोज रियल फिनेंशियल पोजीशन, है ना। तो प्रॉफिट शोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मे नॉट रिप्रेजेंट रियल कैश पोजीशन ड्यू टू नॉन कैश आइटम्स। बहुत सारे नॉन कैश आइटम भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में घुस जाते हैं, तो इसलिए कैश का क्या कंडीशन है वो नहीं समझ में आता है कैश फ्लो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस से। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज एक्चुअल कैश पोजीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्लियर कर देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, हेल्प्स इन कंपैरिजन। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सेम फर्म्स ओवर डिफरेंट ईयर्स। अलग अलग साल में क्या उसका परफॉर्मेंस था, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के द्वारा आपको समझ में आएगा कि परफॉर्मेंस कितना अच्छा था बुरा था, क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू कितना कैश जनरेट पिछले साल में किए हैं और इस साल में कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर समझ में आएगा आपको कि इनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटीज एज पर AS3 रिवाइज जो किए हैं उसके हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया एक्टिविटीज को, उसके बारे में थोड़ा सा अब हम नॉलेज लेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैश फ्लो जो हुआ है AS3 वाइज कैश जो फ्लो एक्टिविटीज है उसको 3 कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके डिस्कस करते रहे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस जो काम करते हैं जिसके पर्पस में बिजनेस की है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और सेल करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट बनाना और सेल करना, इसी के थ्रू ये जो प्रोसेस, ये जो चल रहा है प्रोसेस परचेज सेल या प्रोसेस करके बेचना, इसके थ्रू जो कैश जनरेट हो रहा है उसी को हम बोलते हैं कि रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। जहां पे रेवेन्यू जनरेट होगा, मेनली रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से पैसा आया। कैश पेड टू सप्लायर, कैश को पैसा, सप्लायर को पैसा हमने दिए हैं। वेजेस एंड सैलरीज जो हमने पेड किए हैं, और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सब हमने जो पे किए हैं। तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या आता है कि जो ऑपरेशन, जो बिजनेस का मेन ऑपरेशन, उसमें जो पैसा आ रहा है या जा रहा है उसके थ्रू, जो एक्टिविटीज के थ्रू, उसी को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े।
नाउ आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट जो हम परचेज करते हैं उसके लिए पैसा आपके घर से जाएगा, या अगर हम उसको बेच देते हैं तो उसके थ्रू पैसा हमारे घर में आएगा। तो ये जो काम होता है, ये जो एक्टिविटीज जिसके द्वारा पैसा आना जाना होता है, कैश का फ्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, या डिविडेंड रिसीव हो गया, ये आपका क्या होता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना आपको। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिजल्ट्स इन चेंज इन शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मतलब इसके फाइनेंसिंग के थ्रू क्या समझ में आता है कि शेयर कैपिटल चेंज क्या हुआ है, या तो शेयर कैपिटल हमने नए शेयर इशू किए हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, या अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वगैरह है उसको अगर हम रिडीम कर दे तो शेयर कैपिटल घटेगा। साथ साथ में जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म लोन, अगर हम लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं नए तो फिर लोन का अमाउंट बढ़ेगा, या लॉन्ग टर्म लोन अगर हम चुका दिए हैं, ये इसके कारण अगर आपका जो फिनेंशियल कंडीशन में चेंज आएगा उसी को हम बोलेंगे फिनेंशियल एक्टिविटी। जैसे कि इशू ऑफ शेयर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, लोन रिसीव फ्रॉम और रीपेड, रिसीव किए और रीपेड किए हैं, जैसे डिविडेंड पेड किए हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट पेड किए हैं, ये सब आपका कहाँ आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया? नाउ एक पॉइंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है। इस साम्स में आप देखेंगे लास्ट में जब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग यूज करेंगे, वर्ड को यूज करेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब कैश इंक्लूड कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसको हम बोलेंगे कैश। ठीक है, कैश का मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक को बोलेंगे कैश। नेक्स्ट है कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म, बहुत ही शॉर्ट टर्म, कभी भी उसको बेच के हम कैश में ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे दे आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। हैव ए मैच्योरिटी ऑफ 3 मंथ्स और लेस, मतलब 3 महीना या उससे कम समय का ये मैच्योरिटीज है जिसके थ्रू तुरंत आपको 3 मास के अंदर ही पैसा मिल जाएगा। और क्या है? हैव सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ वैल्यू चेंजेस, है ना, वैल्यू चेंज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। जैसे कि आपने कुछ शेयर वगैरह ये सब शॉर्ट टर्म खरीद के रखें, 3 और कुछ बॉन्ड वगैरह खरीद 3 महीने के लिए ऐसे कुछ खरीद के रखें तो जिसका चेंजेस बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स हो सकता है या ट्रेजरी बिल हो सकता है, ऐसे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया? थियोरी में हम बहुत ज़्यादा लेंदी खींचना नहीं चाहते क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम जो है, जो मेन समस्या है बच्चे को है उसको समझाना है प्रॉब्लम को, लेकिन जो थियोरी आपको हमने दे रहा है वो एकदम से इम्पॉर्टेंट थियोरीज है जो आपका एग्जाम में इसी के अंदर ही क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो इसलिए बहुत ज़्यादा थियोरी हमने नहीं दिए हैं, तो इसलिए ये जो इतना थियोरी दिए हैं उसको जरूर कॉपी करें, उसको पढ़ ले, उसके अंदर ही थियोरी आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो थियोरी आपको अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट थियोरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बुक, ये क्या मतलब, इसमें दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही कैश कैश लग रहा है ना, तो ये कैश फ्लो होता है, उसमें भी कैश आता है जाता है, और ये भी इसमें भी कैश का आना जाने का मतलब फ्लो दिखाते हैं। तो देखते हैं क्या बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या बोला है? कैश इज शोज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ए पीरियड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो आउटफ्लो इसमें दिखाते हैं, और इसमें सिर्फ रिकॉर्ड डेली, इसमें डेली बेसिस में रिकॉर्ड करना पड़ता है बैंक या कैश ट्रांजैक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेचर क्या है? फाइनल स्टेटमेंट ये साल की एंड में जाके बनाया जाता है। बुक ऑफ ओरिजिनलिटी मतलब ये रेगुलर बेसिस में इसमें लिखा जाता है, शुरू में जब शुरुआत में हम इसको एंट्री करते हैं, और ये साल में एंड पे जाके बनाते हैं। नेक्स्ट है पर्पस क्या है इसका? सोर्सेस एंड यूजेज ऑफ कैश, और इसका क्या पर्पस है? रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजैक्शंस, इसका पर्पस है डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखना, और इसका पर्पस है सोर्स एंड
सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कैश दिखाना आपको। नेक्स्ट पीरियड के हिसाब से प्रिपेयर फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड, है ना, कोई भी एक अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से ये बनाया जाता है, आपको दिख रहा है भाई, साइड हो जाते हैं, और इसको बनाया जाता है रिटर्न डेली बेसिस में हमें कैश बुक में लिखना पड़ता है। और क्या है, क्लासिफिकेशन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, और इसमें नो क्लासिफिकेशन, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें इंक्लूड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट इसमें सिर्फ कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें कैश का बैलेंस या बैंक बैलेंस मतलब कैश बैलेंस लेके काम करती, इसमें कोई कैश इक्विवेलेंट वाली बात इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इस प्रिपरेशन जनरली क्या होता है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स का जो डिटेल्स है उसके थ्रू हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, और इसको बनाते हैं फ्रॉम वाउचर्स एंड रिसीप्ट जो होता है उसी के आधार पे हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है भाई, ये डिफरेंस आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लिख के रखिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि इसको छोटा करके एक साथ दे दे आपको शॉर्ट में। ठीक है, एक साथ हमें दे दिया, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, कर लिए होंगे आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, इसके आधार पे हम थोड़ा सा डिस्कस करें। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए और अपना कॉपी में जरूर उतार दीजिएगा। AS3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका जो स्टैंडर्ड है क्लास 12 के हिसाब से ऐसे करने में ही चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, इतना सही आपका काम आएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले जो नेट प्रॉफिट है, टैक्स करने से पहले वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ लिखेंगे। फिर इसके साथ क्या क्या करना है, देखिए ऐड क्या क्या होगा, बड़ी ध्यान से आपको देखना है। डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है ये, तो इसलिए इसके साथ कैश का ट्रांजैक्शन अगर नहीं है फिर भी हम लोग PL में चार्ज करते हैं, इसलिए इसको ऐड करना है। एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सेम थिंग्स है, जैसे गुडविल वगैरह हो गया, है ना, इसके थ्रू कैश तो हमने पेमेंट करते नहीं है, फिर भी इसको एडजस्ट करते, मतलब इसको हम चार्ज करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी सेम तरीके से हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका भी सेम है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स सेम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब ऐड करके, जैसे इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, ये सब ऐड करके इसके नीचे दे देना है। ठीक है भाई, तो ये कुछ अमाउंट आपके पास फिगर आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद कुछ आइटम लेस भी करना है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट सेल करके कुछ प्रॉफिट आया, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है तो इसलिए इसको लेस करना है। प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम तरीके से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, इसको भी आपको लेस करना है। डिविडेंड कोई रिसीव हुआ है जो कि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है आपका, इसलिए यहाँ से इसको आपको लेस करना है। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए इसको भी आपको यहाँ से लेस करना है। जैसे कि प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, मतलब ये ऑपरेटिंग के लिए आपका नहीं हुआ, एसेट सेल करके लॉस हुआ, उसको भी जैसे हमने यहाँ आना नहीं चाहिए इसलिए ऐड किए, ये सब आइटम भी आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? इसको लेस करके ऐड करके यहाँ लिखेंगे। लेस करके जो अमाउंट आएगा, लेस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बहुत ही ध्यान से देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा आपके पास। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐड और लेस होगा, कुछ चेंजेस इन, जैसे वर्किंग कैपिटल अगर चेंज होता है तो कुछ आइटम आपका इसमें ऐड होगा और कुछ आइटम आपका इसमें लेस होगा। जैसे
इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, अगर करेंट लायबिलिटीज बढ़ जाता है तो ये ऐड होगा, ठीक है, ऐड होगा। और डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो जाता है वो भी आपका ऐड होगा। साथ साथ में डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज अगर घट जाता है तो इसका मतलब है ये लेस होगा। और इंक्रीज इन करेंट एसेट, करेंट एसेट अगर बढ़ जाता है वो भी आपका लेस होगा। तो ये ऐड लेस करके जो फिगर आएगा, फाइनली जो फिगर आएगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है भाई। लिखने के बाद इसके साथ जोड़ना है, अगर पॉजिटिव आया तो आप ऐड करेंगे, यदि नेगेटिव आया तो इसको आप माइनस करेंगे। तो ये जो फिगर आएगा, सॉरी इसको सीधा सीधा लिखे, ठीक है। ये जो फिगर आपके पास आएगा, ये फिगर जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हम बोलेंगे कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे स्टेप्स में आपको जाना है। उसके बाद इनकम टैक्स जो है पेड जितने किए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये लेस करके जो आएगा अमाउंट, इसको आप बाहर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको लेस करके जो अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि मैं ABC करके लिखा है जैसे A, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज आ गया आपके पास। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम हुआ। नेक्स्ट हम चलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेके आप डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैसे एडजस्ट होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या क्या, जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका माइनस होगा क्योंकि पैसा आपके घर से जा रहा है। जो पैसा घर से जा रहा है उसको माइनस करेंगे, जो पैसा घर में अगर आएंगे तो उसको प्लस करेंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपका प्लस होगा क्योंकि पैसा आपका घर में आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आपके घर से जा रहा है तो इसलिए माइनस होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पैसा आएगा आपका घर में, प्लस हो रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो पैसा आएगा, प्लस ऐड होगा। इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, फिर भी आपके पास पैसा आएगा तो इसलिए पॉजिटिव होगा। ये सब करके ये प्लस माइनस जो भी है ये नेट फिगर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ के माइनस करके यहाँ लिखेंगे, जिसको बोलेंगे हम नेट कैश फ्लो। सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर करें, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप। इसको जोड़ के जो आएगा उसको हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। इसके बाद हम चलेंगे सी पार्ट में, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के द्वारा कैसे कैश फ्लो हमारा हो रहा है उसको देखना है। देखिए, इशू ऑफ शेयर, अगर शेयर हम इशू करेंगे पैसा हमारे घर में आएगा तो इसलिए प्लस होगा। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, मतलब शेयर को हमने रिडीम कर दिया, मतलब शेयर को पैसा मिटा चुका दिए और रिडीम कर दिए तो पैसा आपके घर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आपके घर में आएगा तो प्लस होगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब पैसा आप चुका देंगे, डिवेंचर होल्डर को पैसा पेमेंट कर देंगे, रिडीम कर देंगे तो पैसा घर से जाएगा तो माइनस होगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन अगर आप लेंगे कहीं से तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पैसा आपके घर में आ रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन आप चुका देंगे तो पैसा आपके घर से जा रहे हैं तो इसलिए माइनस होगा। और डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा आपके घर से जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा। तो ये सब अमाउंट जो है प्लस माइनस जो भी होगा, इसको करके जो नेट फिगर बनेगा उसको हम करेंगे बाहर यहाँ पे, ठीक है। नेट फिगर जो आएगा इसको बाहर करेंगे, जो कि हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब क्या काम करना है भाई, अब क्या करना है, देखिए ये जो नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज क्या हुआ हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, ये जो ए था, बी था, सी था, इसका मतलब है जो ये शुरुआत से देखिए ये और ये दोनों और साथ में ये लास्ट, इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ के जो आएगा वो फिगर हम यहाँ लिखेंगे। इसमें हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव तीनों दो ही रह सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट करके जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है भाई। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको बोलेंगे कैश इंक्रीज और डिक्रीज और कैश इक्विवेलेंट। इतना आया, इतना आपके पास आ गया, इतना। तो इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका बैलेंस शीट में जो रहेगा उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे।
फिर ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा, जो फिगर आपके पास आएगा वो होगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि आपका बैलेंस शीट में है, उसके साथ ये मैच हो जाना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो आप समझो आपका सम सही तरीके से निपटा है। अगर नहीं मैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है। तो ये ओपनिंग जितना कैश आपका जनरेट हुआ है तीनों एक्टिविटीज के द्वारा, उसके साथ ओपनिंग कैश बैलेंस आप जोड़ देंगे तो आपका जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है उसके बराबर अमाउंट आपका इसमें आ जाएगा। यही है फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है भाई, दो अलग अलग एक्टिविटीज का किस तरह से एडजस्टमेंट होगा वो भी आपको समझाया है। आपके एग्जाम में 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा, अब पता नहीं लगता है कि कोई एक ही एक्टिविटीज देने का चांसेस है। एक ही एक्टिविटीज दिया जाए तो चांसेस ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही आपको दिया जाए, तो इसलिए आप जरूर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ज़्यादा ध्यान दें, उसको सॉल्व करें, है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, आप थोड़ा हमारे साथ 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 भी दीजिए, कीजिए हमारे साथ साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी लेक्चर के साथ ही आपको एक प्रॉब्लम, इसी लेक्चर में ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाए, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, इसलिए हम चाहते हैं एक प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके दिया जाए। तो इसमें हमने एक प्रॉब्लम भी लिए हैं आपके लिए, उसको हम भी सॉल्व करेंगे, वो ज़रूर आप हमारे साथ साथ कॉपी लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, चलिए हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिए हैं, देखते हैं प्रॉब्लम को, पहले देखते हैं हम थोड़ा सा बड़ा मतलब एक बड़ा प्रॉब्लम लिए हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए आइडिया। बहुत सारे आइटम हमने इसमें लिए हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर पाए। तो इसमें देखिए एक बैलेंस शीट हमने लिया है, बोला क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS3 वाइज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ABC लिमिटेड एज 31/3/2024 एंड 31/3/2025, दोनों डेट का आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दे दिए गए हैं। तो देखते हैं बैलेंस शीट में, फुल बैलेंस शीट आप एक बार देख लीजिए। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए पूरा टोटल दोनों साइड में देख लीजिए जो आइटम आपको दिया गया है। बहुत सारे आइटम इसलिए लिए हैं कि एक ही प्रॉब्लम में आपको कई तरह का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसके साथ साथ में हमने कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बात यहाँ पे कर दी है, जो कि आपको ऐसे भी समझ में आएगा, तो ये भी हमने एडजस्टमेंट लिख दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको दिए हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेज हुआ है, मशीनरी परचेज हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीनरी एंड पेटेंट के ऊपर, गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आपने रीपेमेंट किए हैं, तो कोई डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट नहीं हुआ है। ये है आपका प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को लेके आगे हमें काम करना है। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। हमारा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बेसिस में हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपको हम स्ट्रक्चर दिखा के ही प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको ना प्रॉब्लम हो और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है? पहले स्ट्रक्चर बना लेना है भाई। आप भी अपना कॉपी में हमारे साथ साथ में स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो साथ साथ में स्ट्रक्चर आप बना लीजिए और जल्दी जल्दी हमारे साथ करते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम बिल्कुल आ गए हैं नज़दीक, तो इसलिए हमारे हाथ में और टाइम नहीं है, बहुत भागना पड़ेगा हमें। चलिए ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर हेडलाइन लिख दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है,
आप भी अपना कॉपी में बनाइए। ठीक है भाई, हमने स्ट्रक्चर बना लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं फिर, है कि नहीं। तो एक एक करके आपको हम दिखाएंगे पहले कि क्या बनाना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर को आपको पहले हम दिखाएंगे कि पहला स्ट्रक्चर में क्या है, उस हिसाब से लिखते हुए चलेंगे और उसी हिसाब से करते रहेंगे आपको दिखा के। देखिए ठीक है, चलिए पहला काम क्या है, ए में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए पहले हेडलाइन देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है भाई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको थोड़ा सा ठीक है। तो पहला क्या लिखना है आपको, पहला स्ट्रक्चर वाइज क्या लिखना है आपको, देखिए क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ऐसे लिखेंगे हम, तो पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा ना एक छोटा सा वर्किंग्स कर लेंगे, करके निकाल के वहां बैठाएंगे। वर्किंग्स करना होगा, आप ध्यान दीजिए कैसे हम निकालेंगे इसको, वर्किंग्स करके निकालेंगे। तो हेडलाइन दे देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या चेंज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम देखिए, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है इसमें 80,000 था, हो गया कितना 1,30,000, बढ़ा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, यहां लिखेंगे 80,000 1,30,000 माइनस 80,000, कितना बढ़ा है फिर भाई, तो 50,000 बढ़ गया है। ठीक है, 50,000 बढ़ा है। फिर इसके साथ ऐड करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए, देखिए जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किए, जनरल रिजर्व को देखिए पहले, देखिए जनरल रिजर्व में था कितना 60,000, अब कितना 90,000 हुआ है। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, कितना ट्रांसफर हुआ है 90 माइनस 60। तो चलिए यहां लिखते हैं 90,000 माइनस 60,000, तो कितना दिए हैं भाई 30,000। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए 80,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये आ गया। फिर हम यहां बैठा देंगे इसको, यहां पे एक काम करते हैं, नोट नंबर 1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां भी हम यहां पे नोट नंबर 1 लिख देते हैं। तो ये कहां से मिला आपको, नोट नंबर 1 से मिला। कितना है अमाउंट 80,000, तो हम यहां लिखेंगे 80,000। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे ऐड। कैसे, देखिए यहां पे स्ट्रक्चर में क्या बताया गया कि सम नेट प्रॉफिट होगा, इसके बाद कुछ ऐड होगा। ऐड क्या क्या होगा, ठीक है, ऐड क्या क्या होगा,
डेप्रिसिएशन होगा, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर राइट ऑफ होता है, ये सब ऐड होगा। तो हम ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड एडजस्टमेंट फॉर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या एडजस्टमेंट होगा वो ऐड करेंगे। क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, आप इसमें आपको ध्यान देना है। प्रॉब्लम में नीचे आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि भाई मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन की चार्ज किए, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं, पेटेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड साथ में पेटेंट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने, मशीनरी के ऊपर 20,000 और पेटेंट के ऊपर 10,000। तो मशीनरी 20,000, पेटेंट 10,000। ठीक है, दोनों में हो गया डेप्रिसिएशन। अब देखिए और क्या बोला गया है, और आपको बोला गया है कि भाई गुडविल आपने रिटर्न अप किए हैं, वो आपको समझ में आएगा कितना रिटर्न अप किए हैं। देखिए गुडविल आपका पहले था 60,000, अब हो गया गुडविल कितना, 40,000। तो इसका मतलब है गुडविल आपने राइट ऑफ किया कितना, 60 माइनस 40। तो यहां लिखते हैं फिर गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना किए हैं, 60,000 था, अब हो गया 40,000। तो इसका मतलब है 20,000 अपने गुडविल को राइट ऑफ किए हैं। चलिए फिर इसको कितना आया, 20,000 गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है, ये ऐड कर दिया हमने। और कुछ है आइटम ऐड करने की, नहीं भाई, और कुछ आइटम यहाँ पे ऐड करने का नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, कोई और ऐड करने का नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पेटेंट का भी काम हमने कर दिए हैं, पेटेंट का भी आपका देखिए डेप्रिसिएशन हुआ है, तो 10,000 डेप्रिसिएशन हो गया, 30,000 हो गया है। तो अब आगे हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ के बाहर कर देना है। कितना होगा भाई, 50,000, 50,000 होगा। तो यहाँ लिखते हैं 50,000। ठीक है, फिर इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ के कितना होगा, 1,30,000 आएगा। फिर लेस करेंगे, लेस एडजस्टमेंट फॉर, देखते हैं लेस का क्या आइटम है। पहले स्ट्रक्चर में जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या लेस होता है। लेस का आइटम जैसे यहां पे देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब लेस होता है। लेकिन आपका प्रॉब्लम में ऐसे कुछ नहीं है। इसमें देखिए प्रॉब्लम में आप देखिए यहाँ पे कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब है लेस में आपका कुछ नहीं है। तो लेस में क्या लिखेंगे हम, लेस एडजस्टमेंट फॉर, यहाँ पे नील लिखेंगे। तो यहाँ नील लिखेंगे। ठीक है भाई, इसको नील करेंगे। फिर हमारे पास ये आ जाएगा 13,000, 1,30,000। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको यही लिखेंगे हम। देखिए इसमें भी हम यहाँ यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग, दिखाई दे रहा है भाई आपको, साइड हो जाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आगे आपके पास
ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पहले स्ट्रक्चर दिखा है, इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। क्या बोला गया है कि ऐड और लेस चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जो भी चेंजेस हो रहा है उसको किसी को ऐड करना है और किसी को लेस करना है। तो किसको ऐड होगा किसको लेस होगा वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ जाते हैं तो ऐड होगा। डिक्रीज इन करेंट एसेट अगर डिक्रीज हो जाता है तो ऐड होगा। एंड इन डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज होगा, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो आपको माइनस करना है, और करेंट एसेट अगर बढ़ जाता है वो आपको माइनस करना है। तो चलिए, तो यहां फिर ऐड और लेस करेंगे। तो यहां पे ऐड क्या क्या करना है, देखिए ऐड क्या करना है, देखते हैं। ऐड और लेस ऐसे ही लिख देते हैं। क्या लेस, ऐड और लेस क्या करना है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपको ऐड लेस करना है। जिसको ऐड करना है हम ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव करके कर देंगे तो आपको इजी होगा, क्योंकि बार बार कितना ऐड करना होगा लेस करना होगा उसको हिसाब करे आगे जाए। हम लाइन थोड़ा सा और खींच लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा है ना। ज़्यादा प्रॉब्लम आपका ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही है। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एसेट साइड को देखते हैं। स्टॉक का क्या हुआ है, देखिए स्टॉक जो है पहले था 180,000, अब बढ़ के हो गया 1 लाख। तो इसका मतलब है स्टॉक आपका करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट आपका क्या हुआ, बढ़ गया है। स्टॉक इंक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज होता है करंट एसेट तो क्या होगा, माइनस होगा। तो फिर कैसे लिखेंगे हम, कितना माइनस हो वो भी देखते हैं। लिखते हैं इंक्रीज ऑफ स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए 80,000 से 1 लाख हुआ है, तो 1 लाख माइनस 80,000 तो 20,000 बड़ा है, तो इसका मतलब है ये माइनस 20,000 होगा, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज होता है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेटर्स का क्या हुआ है। डेटर्स में 60 था, वो भी 90 हुआ है, तो डेटर्स भी आपका बड़ा है, तो मतलब डेटर्स इंक्रीज किए हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव में आएगा। नाउ इंक्रीज ऑफ डेटर्स, कितना इंक्रीज किए हैं, देखिए कितना इंक्रीज किए हैं। 60 था 90 हुआ है ना। 60 था पहले, अब हो गया 90, तो फिर क्या होगा 90 माइनस 60, तो 90,000 माइनस 60,000, तो माइनस होगा आपका, क्योंकि माइनस होगा, बढ़ेगा तो लेस होगा। कितना होगा 30,000, ठीक है भाई। फिर चलते हैं आगे। अब एसेट का काम हो गया, क्योंकि कैश इक्विपमेंट तो बाहर में अदर्स इसमें हम एडजस्ट करेंगे, इसको दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स आपका पहले था 70,000, क्रेडिटर्स आपका 70,000 था, अब हो गया 90,000, इसका मतलब है क्रेडिटर्स बढ़ गया है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो ऐड होता है। तो चलिए, तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे इंक्रीज ऑफ क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स इंक्रीज हुआ है, 70 से 90, तो इसका मतलब है 90,000 माइनस 70,000, दैट इज 20,000
माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लस होगा 20,000, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट आता है आपका बिल्स पेबल। बिल्स पेबल देखिए पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया, माइनस हो गया, मतलब कम हो गया। तो इसका मतलब है बिल्स पेबल कम हुआ है, इसका मतलब क्या है, पैसा आपने चुकाए हैं तो घर से आपका पैसा गया है, तो इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा। तो डिक्रीज ऑफ बिल्स पेबल, कितना डिक्रीज हुआ है देखिए, 30 था 20 हुआ है, 10,000 डिक्रीज हुआ है। तो 30,000 माइनस 10,000, सॉरी 20,000 है ना, 30,000 था 20,000 हुआ है, तो 30,000 से 20,000 हो गया, तो 10,000 घट गया है। तो 10,000 होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा 10,000 माइनस हो जाएगा। दिख रहा है भाई आपको, ठीक है, दिख रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और एक शायद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 था 20 हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ा है। अगर लाइबिलिटीज बढ़ता है तो क्या होता है, ऐड होता है। तो अभी इसको भी हम ऐड करेंगे, 10 से 20 हुआ है, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना भाई, 20 था 20 हुआ है, 10 था, है कि नहीं, देखिए 10 था 20 हुआ है, 10 था 20 हुआ है, तो 10,000 बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। फिर इसको हम नेट जो रिजल्ट है इसका करके बाहर लिखेंगे। नेट रिजल्ट कितना आ रहा है देखिए, प्लस हो रहा है सिर्फ 20 प्लस 10,000 दैट इज 30,000, और माइनस हो रहा है 20 प्लस 30 50 प्लस 10 दैट इज 60,000। तो 60,000 माइनस और 30,000 प्लस, इसका मतलब है नेट फिगर आपका माइनस में आ रहे हैं 30,000, तो ये 30,000 माइनस आ गया, ठीक है। तो फिर इसको माइनस करेंगे, 1,30,000 से 30,000 माइनस हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, देखिए क्या बोलते हैं, इसको दिखाते हैं आपको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कैश जेनरेटेड, कैश generated from operation, ठीक है। ये स्टेप्स आपको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है, तो फिर सही रहेगा। तो ये हो गया आपका कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है भाई, देखिए इसके बाद क्या करना है, इसका स्टेप क्या है, लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, कहीं इनकम टैक्स पेड करने का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें लिखना है, हम तो स्ट्रक्चर मेंटेन करके चलेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड, कुछ पेड तो हमने किए नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे नील, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम इसको माइनस, इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, फाइनली 1 लाख ही आएगा, तो इसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। ये 1 लाख हम बाहर कर देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं इसको, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इसको लिखते हैं नेट कैश फ्लो, नेट
नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है भाई, इसको लिखते हैं ए, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये आ गया आपके पास। ठीक है, कंप्लीट। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का काम कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेके। ठीक है, चलिए पहले लाइन तो खींच लेते हैं लंबा करके। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेके। चलिए नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा इस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के में कैसे कैसे क्या क्या आएगा आपको पहले भी बताया है। अभी एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं क्या चीज़ प्लस होगा क्या माइनस होगा। कोई भी एसेट हम परचेज करेंगे तो माइनस होगा, कोई भी एसेट हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए प्लस होगा। अगर हमें कुछ डिविडेंड रिसीव हुआ या इंटरेस्ट रिसीव हुआ होता है, वो भी हमारा इनकम होगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव होगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ प्रॉब्लम में देख लेते हैं क्या हुआ एक्चुअली। यहाँ पे आपके प्रॉब्लम में देखिए बोला गया है कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो हमने परचेज किए हैं 60,000, तो परचेज करेंगे तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, कितना? अच्छा यहाँ पे दे दिए हैं आपको 60,000। ये क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि घर से पैसा आपका जा रहे हैं। तो कैसे पता चला आपको? यहाँ पे आपको तो दिए हैं, लेकिन आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि परचेज हमने किए हैं। कैसे परचेज किए हैं समझ में आएगा। अगर नहीं दिया तो 3 लाख आपका शुरुआत में थे और एंड पे जाके कितना हुआ? 3,60,000 हो गया। तो इसका मतलब है 60,000 हमने साल में खरीदे हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये 3,60,000 हुआ है। तो ये 60,000 हमने ले लिए हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया क्या कि भाई मशीनरी भी हमने परचेज किया है 70,000 में। ठीक है, मशीनरी भी परचेज किया हमने 70,000 में। तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी कितना? 70,000। ठीक है, 70,000। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा 70,000 ही है? आपको तो बोल दिए गए हैं। अगर नहीं भी बोलता तो भी आपको पता चलता। कैसे पता चलता? देखिए, आपका जो मशीनरी था पहले 2 लाख था, है ना, 2 लाख था, लेकिन अभी बैलेंस जो दिखा रहा है कितना? 2,50,000। आप बोलेंगे फिर 70,000 कहाँ से आ गया? आया है भाई। अब देखिए, इसमें आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किए हैं वो 20,000 चार्ज किए हैं। तो इसका मतलब आपका मशीनरी पहले 2 लाख था, है कि नहीं? तो उसके बाद हमने जो 70,000 का जो हमने मशीनरी खरीदा उसके साथ ऐड किए, और उससे हमने 20,000 जो है जो डिप्रेशन लेस किए, तो 2.5 लाख आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो हम दिखा भी देते हैं। जैसे कि कैसे दिखाएंगे? जैसे कि ओपनिंग मशीनरी कितना था? मशीनरी था आपका कितना? 2 लाख था, आपको जस्ट आइडिया देने के लिए। फिर हमने परचेज किए, ऐड परचेज, कितना? 70,000 परचेज किए, तो आया आपका 2,70,000।
ये आपके सामने एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम में अगर आपको ये परचेज कितना हुआ है 70,000 नहीं बोला गया, सिर्फ बोल दिया डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो आपको समझना है कि कैसे 2,50,000 आया, तो डेप्रिसिएशन कहाँ से मतलब कितना खरीदा गया वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि कैसे करेंगे। तो फिर इससे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो आपको यहाँ पे बताया है 20,000, तो आ गया 2,50,000। ठीक है, अगर आपको ये 70,000 नहीं बताते, 2,50,000 क्लोजिंग बैलेंस बोल देते और डिप्रीशिएशन 20,000 बोल देते, तो फिर आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ता कि भाई फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किए हैं। ठीक है भाई, तो करने के लिए ये तरीका है, उल्टा करके आपको तब करना पड़ेगा। ये आपको दिखा दिया किस तरह से हमने दिखाया कि भाई 2,50,000 आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को। ठीक है, जोड़ के बिल्कुल बाहर ही कर देंगे क्योंकि दोनों में ही कुछ है नहीं। इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे, खैर एक काम करते, इसको मिडिल में ही लिख देते हैं तो सही रहेगा, है ना। ये माइनस कितना था, 60,000 था और ये माइनस 70,000 था। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ही आएगा। माइनस कितना, 1,30,000। ठीक है ना भाई, इसको थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है भाई, और एक जीरो लगेगा, हमने कम जीरो लगा दिए हैं, 1,30,000। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए, ये माइनस 1,30,000 हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास नेट कैश आउटफ्लो हुआ है, एक्चुअली आउटफ्लो इन नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेट कैश कितना आपका आउटफ्लो हो गया है। अब हम चलेंगे पॉइंट सी में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कितना कैश फ्लो हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी एक बार देख लेते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। चलिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखिए, इशू ऑफ शेयर आएगा तो पैसा आपके पास आएगा, पॉजिटिव होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा। डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के पैसा जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो पैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे पैसा चला जाएगा, और डिविडेंड पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम में देखते हैं क्या बोला गया है, प्रॉब्लम में भी देख लेते हैं एक बार, प्रॉब्लम में क्या क्या बोला गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे शेयर कैपिटल को देखेंगे। आप शेयर कैपिटल को देखिए, यहाँ पे बोला तो कुछ है नहीं लेकिन आपको समझना है। शेयर कैपिटल को देखिए, पहले 4 लाख था, बाद में 5 लाख हो गया। ठीक है, पहले 4 लाख था, बाद में 5 लाख हो गया। इसका मतलब 4 लाख से 5 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शेयर इशू हुआ है, क्योंकि पैसा आपके पास आया है 1 लाख। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना इशू हुआ है, 5 लाख हो गया है। पहले था, अरे और एक जीरो बढ़ेगा, पहले था 4 लाख। ठीक है, तो 1 लाख आपका बढ़ गया है, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा, ये प्लस में ही रहेगा। एक, अरे 4 क्यों लिख रहे भाई, 1 लाख। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए, लोन
लोन जो है पहले था कितना, 1,50,000। लोन आपका पहले था 1,50,000, लेकिन लास्ट में जाके 1,20,000 हो गया। तो इसका मतलब है लोन आपने चुकाए हैं, तो यहाँ पे लोन आपने रीपेमेंट किए हैं, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है भाई, रीपेमेंट ऑफ लोन कितना किए हैं, लोन रिपेमेंट किए हैं, तो माइनस होगा, पैसा आपके घर से गया है। कितना लोन रिपेमेंट किए हैं, देखिए 1,50,000 से 1,20,000 हो गया, तो इसका मतलब है 1,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30,000, क्योंकि 30,000 आपका घर से पैसा गए हैं। तो फिर इसको क्लोज, और कुछ है, सॉरी, और कुछ प्रॉब्लम पे नहीं है, और कुछ नहीं बोला, जैसे डिविडेंड रिसीव भी नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी, सॉरी, डिविडेंड पे भी नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी पेड भी नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला गया। तो इसी को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो फिर इसमें एडलेस करेंगे तो फाइनल फिगर जो है आपका आ रहा है पॉजिटिव में, कितना, 70,000 आ रहे हैं। थोड़ा नीचे लिखे, ठीक है। तो ये आपका नेट कैश इनफ्लो हुआ है, तो यहां लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई, नेट कैश इनफ्लो हुआ है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसको ए क्यों लिखा था भाई, ये तो बी होना चाहिए था। रुक जाइए भाई, ये तो बी है, ये लिख दिए, ये होगा सी। ठीक है, तो ए आ गया आपके पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कितना पैसा आया वो भी आपके पास आ गया, कितना आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। देखिए ऊपर में कितना था, 1 लाख था, आपको दिखाई दे रहा है, हम साइड हो जाते हैं, फिर माइनस 1,30,000 और यह है 70,000, तो 1 लाख प्लस 70,000 1,70,000, उसमें से 1,30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 नेट आपके पास आएगा। नेट आएगा आपके पास 40,000। ठीक है, ये जो 40,000 आया उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे, चलिए इसको क्या बोलेंगे, दिखाते हैं क्या बोलेंगे इसको, आपको दिखाए, इसको हम बोलेंगे नेट इंक्रीज। इसमें इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव आया, इसका मतलब है इंक्रीज हुआ है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो चलिए, तो यहां लिखेंगे नेट इंक्रीज in cash and cash equivalent। ठीक है, कैसे आया, A प्लस B प्लस C किए हैं हमने, तो तब जाके ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेट फिगर हमारे पास आए हैं। ठीक है भाई, क्लियर। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग जो है उसको ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका बैलेंस शीट में होगा। अब देखिए ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो कैश इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, वो है 60,000। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, 60,000 को जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो इसको जोड़ देते हैं, फिर लाइन खींच के, ठीक है,
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 1 लाख। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये आ गया आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट यही खत्म होता है। अब मजे की बात यह है, आप देखिए क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट जो आपका यहाँ पे 1 लाख आए हैं, और आपका बैलेंस शीट में देखिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है। ये देखिए आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख है। तो ये आपके साथ देखिए यहाँ पे 1 लाख आया है। अच्छा, हम साइड हो जाए, आपको दिखाए, यहाँ पे देखिए 1 लाख आ गए हैं। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका बैलेंस शीट के साथ हमारा स्टेटमेंट वाइज आपके साथ मैच हो गया है। इसका मतलब आपका साम्स बिल्कुल सही है, आप कहीं गलती किए नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसीज हुआ नहीं है। ठीक है भाई, ये था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। हमने जितना हो सके आपको क्लियर करवाए। आपको और आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हमें लगता है नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है, और ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है, क्योंकि आगे और भी हम वीडियो देते रहेंगे। और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, खैर एग्ज़ाम हम जितना हो सके कोशिश करेंगे कि और भी कुछ चैप्टर्स जिसमें हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर कुछ और भी प्रॉब्लम लेके आपके पास सॉल्व करके दिखाए। तो तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।